आज हम प्रोसेसेस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स जो कि रह गए थे उन्हें कंटिन्यू करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट अगर आप देखें तो मल्टीटास्किंग इन मोबाइल सिस्टम्स। तो मल्टीटास्किंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस से बेसिकली कंसर्न रखता है कि किस तरह आपका सीपीयू मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो कि ऑलरेडी रैम में लोडेड होते हैं उनके दरमियान टाइम को शेयर कर रहा होता है। तो मोबाइल सिस्टम से रेलेवेंट मल्टीटास्किंग जब आप डिस्कस करें तो सम मोबाइल सिस्टम्स अलाउ ओनली वन प्रोसेस टू रन, अदर सस्पेंडेड। कुछ अर्लियर वर्जन ऑफ मोबाइल सिस्टम्स अगर आप देखें तो वो सिर्फ एक प्रोसेस एक वक्त में रन किया करते थे और बाकियों को सस्पेंड कर दिया करते थे। लेकिन ड्यू टू स्क्रीन रियल स्टेट, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस, जब आप मोबाइल डिवाइस को देखते हैं तो आपके पास कुछ लिमिटेशन होती है इन टर्म्स ऑफ आपके स्क्रीन के, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ बैटरी कंजम्पशन। ये तमाम रिसोर्सेज और रैम से रेलेवेंट कुछ रिसोर्सेज, स्टोरेज से रेलेवेंट रिसोर्सेज, तो ये तमाम लिमिटेशंस आप जब जहन में रखते हो तो ये मोबाइल सिस्टम्स के प्रोसेसर्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से प्रोसेसेस को कैटर कर रहे होते हैं। सिंगल फोरग्राउंड प्रोसेस, फ्रंट पे सिर्फ एक ही प्रोसेस इनिशियली जो कि हमारे पास मोबाइल सिस्टम्स थे उनमें रन हो रहा होता था, कंट्रोल्ड बाय यूजर इंटरफेस। जो आपके मोबाइल का यूजर इंटरफेस होता था वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, जो एक प्रोसेस फ्रंट पे यूजर को नजर आ रहा होता था, उसे कंट्रोल कर रहा होता था। मल्टीपल बैकग्राउंड प्रोसेसेस, डेफिनेटली हमने सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये डिस्कस किया कि बैकग्राउंड पे काफ़ी सारे सर्विसेज और प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं जो फोरग्राउंड प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं। तो डेफिनेटली आपके मेमोरी में बैकग्राउंड प्रोसेसेस जगह कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो रनिंग स्टेट में होते हैं बट नॉट ऑन द डिस्प्ले, फ्रंट पे आपके नहीं होते बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशंस जो हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस की हैं। लिमिट्स इंक्लूड सिंगल शॉर्ट टास्क, रिसीविंग सिंगल टास्क एक वक्त में होता है, छोटे छोटे टास्क होते हैं जिन्हें सॉल्व किया जाता है, रिसीविंग नोटिफिकेशन ऑफ इवेंट्स, आपको मल्टीपल इवेंट्स के अगेंस्ट नोटिफिकेशंस मिल रही होती हैं क्योंकि आप एक वक्त में सारे के सारे प्रोसेसेस को फ्रंट एंड पे बेसिकली डिस्प्ले नहीं करवा सकते, तो आपको काफ़ी इवेंट्स नोटिफिकेशंस मिल रही होती हैं उससे रेलेवेंट। स्पेसिफिक लॉन्ग टास्क्स, कुछ ऐसे टास्क हैं जो बैकग्राउंड पे, जो लॉन्ग टास्क्स भी हैं वो परफॉर्म हो सकते हैं, जैसे ऑडियो प्लेबैक, सॉन्ग्स आपने लगाए हैं, कोई नात, तो ये चीज़ें आप बैकएंड पे रन कर सकते हैं। एंड्रॉयड रन्स फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड विद फ्यूअर लिमिट्स। अगर आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो फ्रंट पे जो प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं जो कि यूज़र को डिस्प्ले हो रहे होते हैं, और बैकग्राउंड पे प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं कुछ फ्यूअर लिमिट्स के साथ, बेसिकली उसे रन कर रहा होता है। बैकग्राउंड प्रोसेसेस यूजेस अ सर्विस टू परफॉर्म अ टास्क। डेफिनेटली जब भी कोई बैकग्राउंड प्रोसेस रन हो रहा होता है तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट सर्विसेज को इन द फॉर्म ऑफ रूटीन्स इन्वोक कर रहा होता है। सर्विस कैन कीप रनिंग इवन इफ बैकग्राउंड प्रोसेस इज सस्पेंडेड। अगर आपके बैकग्राउंड प्रोसेसेस सस्पेंड भी हो जाएं तो ये सर्विसेज बैकएंड पे रन हो रहे होते हैं। जहां तक सर्विस की बात है तो सर्विस का कोई इंटरफेस आपको नहीं नजर आ रहा होता, आपको ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है ये सर्विसेज आपके लिए इन्वोक करना, और ये मेमोरी भी बहुत कम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। सिस्टम मस्ट प्रोवाइड मैकेनिज्म्स। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको दो मैकेनिज्म्स उसे लाजमी प्रोवाइड करने हैं। एक, कोई नया प्रोसेस जब आपने क्रिएट करना है और जब उस प्रोसेस की फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो जाए तो उसे टर्मिनेशन पे लेके जाने के लिए आपको ये दो सर्विसेज आपके सिस्टम में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपको लाजमी प्रोवाइड करें। नाउ प्रोसेस क्रिएशन जब हो रही होती है तो एक आपके पास पेरेंट प्रोसेस की टर्मिनोलॉजी है और एक आपके पास चाइल्ड प्रोसेस की टर्मिनोलॉजी है। एक मेन प्रोसेस बाज़ औक़ात मल्टीपल प्रोसेसेस को इन्वोक कर रहा होता है, सब प्रोसेसेस को इन्वोक कर रहा होता है। वो मेन प्रोसेस आपका पेरेंट प्रोसेस कहलाता है और मल्टीपल सब प्रोसेसेस आपके चाइल्ड प्रोसेसेस कहला रहे होते हैं। जिस तरह आप MS वर्ड एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो MS वर्ड एप्लीकेशन आपका पेरेंट प्रोसेस है या मेन प्रोसेस है, उसके अंदर काफ़ी सारे सब प्रोसेसेस हैं जिसे आप चाइल्ड प्रोसेसेस भी कह सकते हैं, चिल्ड्रन प्रोसेसेस भी कह सकते हैं। जिस तरह आप प्रिंट करने जाते हैं, जिस तरह आप ड्रॉ की फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं, जिस तरह आप मेल मर्जिंग की फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं, जिस तरह आप मैक्रोज यूज़ कर सकते हैं,
तो काफी सारी ऐसी फंक्शनैलिटी सब प्रोसेसेस मौजूद हैं जो MS वर्ड जैसे मेन टास्क वाले प्रोसेस के अंदर इन्वोक की जाती हैं। तो आपके पास एक पेरेंट प्रोसेस की टर्मिनोलॉजी है, एक चिल्ड्रन प्रोसेसेस की टर्मिनोलॉजी है, which in turn create other process forming a tree. At the end of the day आपको एक ट्री सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर हायरार्की नजर आ रही होती है, क्योंकि पेरेंट प्रोसेसेस होते हैं आपके पास, उसके बाद वो फर्दर चाइल्ड प्रोसेसेस को इन्वोक करते हैं और आपकी चाइल्ड प्रोसेसेस फर्दर और चाइल्ड प्रोसेसेस को इन्वोक करते हैं। हर प्रोसेस से रेलेवेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक प्रोसेस आईडी मेंटेन कर रहा होता है। तो जो भी प्रोसेस, चाहे वो पेरेंट प्रोसेस हो या वो आपका चिल्ड्रन प्रोसेस हो, उससे रेलेवेंट एक प्रोसेस आईडी या प्रोसेस आइडेंटिफायर को मेंटेन किया जाता है। नाउ रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शंस, मुख्तलिफ ऑप्शंस या मुख्तलिफ केसेस आपके लिए आपके पास अवेलेबल हैं। या तो पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेसेस तमाम के तमाम रिसोर्सेज शेयर कर रहे होंगे, या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ये पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है कि चिल्ड्रन शेयर सबसेट ऑफ पेरेंट्स प्रोसेस रिसोर्सेज। पेरेंट्स प्रोसेस को जो रिसोर्सेज अलॉट किए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग पावर, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो उसका एक सब, उन रिसोर्सेज का एक सब पोर्शन या सबसेट आपके चिल्ड्रन प्रोसेसेस को एलोकेट किया जाता है। या थर्ड केस ये है कि पेरेंट एंड चाइल्ड शेयर नो रिसोर्सेज, पेरेंट और चाइल्ड कोई भी रिसोर्स यूज ना करें। तो मोस्टली अगर आप इन केसेस में देखें तो मोस्टली आपका फर्स्ट वन यूज हो रहा होता है कि पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेसेस तमाम के तमाम रिसोर्सेज शेयर कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम एग्जीक्यूशन ऑप्शंस को देखें तो पेरेंट एंड चाइल्ड एग्जीक्यूट कंकरेंटली, एक साथ भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं डेफिनेटली। पेरेंट वेट्स अंटिल चिल्ड्रन प्रोसेसेस टर्मिनेट, बाज़ औक़ात आपका पेरेंट प्रोसेस एक ऐसे चाइल्ड प्रोसेस को इन्वोक करता है और जब तक वो चाइल्ड प्रोसेस अपनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट ना करे तो पेरेंट प्रोसेस अपनी फंक्शनैलिटी रिज्यूम नहीं करता, वो चिल्ड्रन प्रोसेस के टर्मिनेट होने का वेट कर रहा होता है। तो ये दो ऑप्शंस आपके पास एग्जीक्यूशन में अवेलेबल है। प्रोसेस क्रिएशन में अगर आप देखें तो ये स्टेट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक एड्रेस स्पेस से रेलेवेंट चाइल्ड डुप्लीकेट ऑफ पेरेंट हो सकता है, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी चाइल्ड हैज अ प्रोग्राम लोडेड इनटू इट, डेफिनेटली चाइल्ड प्रोसेस एक सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम आपका होता है और जब वो लोड हो जाता है रैम में तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। अगर हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल लें तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए फॉर्क का फंक्शन, फॉर्क का मेथड या फॉर्क का फंक्शन यूज होता है। तो जब भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो हम फॉर्क के मेथड को कॉल करते हैं प्रोसेस क्रिएट करने के लिए। प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए हम एग्जैक्ट के मेथड को कॉल करते हैं और ये हमेशा फॉर्क के बाद होगा। डेफिनेटली एक प्रोसेस क्रिएट होगा तो उसके बाद आप उसकी एग्जीक्यूशन करोगे। उसके बाद पेरेंट प्रोसेस वेट का मेथड कॉल करता है। इस वेट के मेथड को डिस्कस करते हैं कि कब आपका पेरेंट प्रोसेस वेट का मेथड कॉल करेगा। इनिशियली अगर आप देखें तो आपके पास एक पेरेंट प्रोसेस है, ठीक है, और आप फोर्क के मेथड से एक आईडी उसे असाइन कर रहे हो। आप एक पेरेंट प्रोसेस को क्रिएट कर रहे हो बेसिकली, और क्रिएट करने के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस मेथड को यूज करता है? फॉर्क मेथड को यूज करता है। जब आप फॉर्क मेथड को यूज करते हो तो वो रैंडमली उसे एक प्रोसेस आईडी असाइन करता है। उसके बाद जब आपने फॉर्क मेथड के जरिए चाइल्ड प्रोसेस पेरेंट का चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया तो उस चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट भी तो करना है। तो इनिशियली चाइल्ड प्रोसेस को जो प्रोसेस आईडी असाइन होती है वो 0 आपकी होती है। उसके बाद आपने चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया। जब चाइल्ड प्रोसेस अपनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर ले तो उसके बाद एग्जिट की फंक्शनैलिटी कॉल होती है। चाइल्ड प्रोसेस जब अपने आप को टर्मिनेट करता है, यानी चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट किया गया, चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया गया, चाइल्ड प्रोसेस जब अपनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर ले तो उसके बाद उसे टर्मिनेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एग्जिट मेथड। नाउ पेरेंट प्रोसेस की जब चाइल्ड प्रोसेस एग्जिट का मेथड कॉल कर ले तो उसके बाद पेरेंट प्रोसेस की तरफ से वेट का फंक्शन कॉल होता है, यानी इस पर्टिकुलर चाइल्ड प्रोसेस से मेमोरी दोबारा वापस लेना, ठीक है। इस पर्टिकुलर चाइल्ड प्रोसेस की जो प्रोसेस आईडी एंट्री है जो कि प्रोसेस टेबल में पड़ी हुई है वो एंट्री वहां से खत्म करना, वो वेट मेथड के अगेंस्ट होगा। तो पेरेंट प्रोसेस बेसिकली वेट मेथड को कॉल करके अपनी प्रोसेसिंग को रिज्यूम करता है।
तो ये वेट का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे जहां वेट का मेथड कॉल नहीं होता तो वो कौन सी प्रॉब्लम जनरेट करता है। तो ये एज अ होल एक स्टेट डायग्राम में प्रोसेस आपको बताया गया है कि पेरेंट प्रोसेस आपके पास रन हो रहा है, फोर्क के मेथड के जरिए चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया गया, चाइल्ड प्रोसेस को एक प्रोसेस आईडी असाइन की गई, उसके बाद चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया गया। चाइल्ड प्रोसेस जब अपनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर ले तो उसके बाद उसे टर्मिनेट करने के लिए एग्जिट का फंक्शन कॉल किया गया। एग्जिट का फंक्शन जब कॉल होता है तो आपका चाइल्ड प्रोसेस अपने आप को टर्मिनेट कर चुका होता है। अब पेरेंट प्रोसेस की तरफ से वेट का मेथड कॉल होता है ताकि इस चाइल्ड प्रोसेस की प्रोसेस टेबल में जो एंट्री है वो भी खत्म की जा सके, और वेट के मेथड के बाद पेरेंट प्रोसेस अपनी फंक्शनैलिटी रिज्यूम रखता है। तो दिस इज द होल प्रोसेस एज फार एज प्रोसेस क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन इज कंसर्न। उसके बाद एक ट्री के स्ट्रक्चर में आपको मुख्तलिफ प्रोसेसेस आईडीज दिखाए गए हैं। लेट सपोज आपका सिस्टम डी एक प्रोसेस है जिसे प्रोसेस आइडेंटिफायर प्रोसेस आईडी 1 असाइन की गई है। इसने 3 चाइल्ड प्रोसेसेस को इन्वोक किया है। लॉगिन के लिए इसने पाइथन का एक प्रोसेस इन्वोक किया, इसने सिक्योर SSH से रेलेवेंट एक प्रोसेस इन्वोक किया गया। तो हर चाइल्ड प्रोसेस को एक आइडेंटिफायर, हर चाइल्ड प्रोसेस के साथ एक आइडेंटिफायर एसोसिएट किया गया। ये चाइल्ड प्रोसेस फर्दर एक और चाइल्ड प्रोसेस को इन्वोक कर रहा है बैश के नाम से, इसे भी एक प्रोसेस आईडी असाइन की गई। ये बैश जो चाइल्ड प्रोसेस है ये फर्दर 2 चाइल्ड प्रोसेसेस को इन्वोक कर रहा है और उन दोनों चाइल्ड प्रोसेसेस को अपनी अपनी आईडी असाइन की गई। इसके बाद जब SSHD प्रोसेस को आप देखें तो उसने एक और चाइल्ड प्रोसेस को इन्वोक किया। इसी तरह इस पर्टिकुलर प्रोसेस ने एक और चाइल्ड प्रोसेस को इन्वोक किया, और हर प्रोसेस एक ट्री की स्ट्रक्चर में बेसिकली एक्सपेंड होता रहता है और उसे डिफरेंट आईडीज असाइन होती रहती हैं। अच्छा, फोर्क का मेथड हमने कॉल किया था यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में कि यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम जब यूज होता है तो प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए फोर्क का मेथड यूज होता है। एक सी के प्रोग्राम के जरिए ये सारी फंक्शनैलिटी आपको दिखाई गई है। यहाँ कुछ लाइब्रेरी फाइल्स, हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं। उसके बाद मेन फंक्शन आपको नजर आ रहा है। पेरेंट आईडी क्लास का, लेट सपोज हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया क्योंकि हमें हर चाइल्ड प्रोसेस को एक आईडी असाइन करनी है। फोर्क का मेथड बेसिकली जब प्रोसेस को क्रिएट करता है तो साथ एक आईडी भी असाइन कर लेता है। तो उसके लिए एक वेरिएबल हमें चाहिए था, तो इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। उसके बाद फोर्क की फंक्शनैलिटी जब कॉल होगी तो चाइल्ड प्रोसेस आपका क्रिएट हो जाएगा और एक प्रोसेस आईडी आपकी रैंडमली जनरेट हो जाएगी। उसके बाद एक सिंपल सा चेक लगाया गया है, अगर ये प्रोसेस आईडी लेस देन 0 है तो इट मींस आपका प्रोसेस प्रॉपर्ली क्रिएट नहीं हुआ, फोर्क की फंक्शनैलिटी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हुई। एल्स इफ अगर आपका प्रोसेस आईडी 0 के इक्वेट है तो इट मींस आपने चाइल्ड प्रोसेस प्रॉपर्ली क्रिएट कर लिया है। अदरवाइज पेरेंट विल वेट फॉर द चाइल्ड टू कंप्लीट। अदरवाइज आपका प्रोसेस प्रॉपर्ली कंप्लीट हो चुका है और अब पेरेंट वेट करेगा कि चाइल्ड प्रोसेस अपनी फंक्शनैलिटी प्रॉपर्ली कंप्लीट करे। तो 3 कंडीशंस में एक प्रोसेस को क्रिएट किया गया, उसके बाद एक चेक लगाया गया कि प्रोसेस प्रॉपर्ली क्रिएट हुआ है या नहीं। उसके बाद अगर प्रोसेस प्रॉपर्ली क्रिएट हो चुका है तो उसकी प्रोसेस आईडी चेक की गई, और उसके बाद पेरेंट वेट कर रहा है सबसे लास्ट में कि चाइल्ड प्रोसेस अपनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट करे ताकि वो उसके बाद अपने आप को रिज्यूम कर सके। क्रिएटिंग अ सेपरेट प्रोसेस बाय विंडोज एपीआई। विंडोज एपीआई के जरिए अगर आप कोई प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो उसके लिए windows.h की लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि हर प्रोसेस से रेलेवेंट एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बेसिकली मैनेज हो रहा होता है। तो उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में उस पर्टिकुलर प्रोसेस की स्टेट को मेंटेन किया जाता है कि ये प्रोसेस एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लेगा, कितनी मेमोरी इसे चाहिए प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, कौन कौन से सिस्टम कॉल्स इसने एक्सेस किए, पूरी एक लॉग फाइल मेंटेन हो रही होती है। तो उसमें उस प्रोसेस का स्टेटस मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ 2 इंफॉर्मेशन है, एक स्टार्टअप इन्फो SI में सेव की गई, एक प्रोसेस से रेलेवेंट इनिशियली आपके प्रोसेस का स्टेटस क्या है, और प्रोसेस की इंफॉर्मेशन थ्रू आउट PI में सेव की जाएगी। कुछ फंक्शंस कॉल किया गया जिस तरह जीरो मेमोरी का फंक्शन है। जीरो मेमोरी का फंक्शन बेसिकली गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए होता है कि इनिशियली आप तमाम जो लोकेशंस हैं उन्हें
0 असाइन कर दो, ताकि अगर कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी है तो वो फर्दर प्रोसेसिंग को डिस्टर्ब ना करे। और उसके बाद SI को आप सेट कर रहे हैं और 0 मेमोरी को अपडेट कर रहे हैं। उसके बाद चाइल्ड प्रोसेस, क्रिएट चाइल्ड प्रोसेस के लिए आप कुछ फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हैं और मुख्तलिफ चेक्स लगा रहे हैं। और उसके बाद जब प्रोसेस क्रिएट हो जाए और अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले तो पेरेंट प्रोसेस अपनी फंक्शनैलिटी को रिज्यूम करता है। लास्ट में कुछ हैंडलर्स जो कि विंडोज API बेसिकली इन्वोक करता है इस प्रोसेस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट और क्रिएट करने के लिए, उन्हें क्लोज भी करना है आपने। तो उस हैंडलर्स को क्लोज करने के लिए प्रॉपरली क्लोज हैंडल का फंक्शंस यूज होता है। तो ये हैंडलर बेसिकली प्रोसेस से रेलेवेंट हैं, तो PI से रेलेवेंट आपने प्रोसेसेस को और PI से रेलेवेंट आपने थ्रेड्स को क्लोज करना है। ओवरऑल अगर प्रोसेस टर्मिनेशन का आप देखें तो प्रोसेस एग्जीक्यूट्स लास्ट स्टेटमेंट एंड देन आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिलीट इट यूजिंग द एग्जिट फंक्शन। जब चाइल्ड प्रोसेस अपनी सारी की सारी फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर ले तो उसके बाद वो एग्जिट सिस्टम कॉल को कॉल करके ऑपरेटिंग सिस्टम से कहता है कि मुझे टर्मिनेट कर दिया जाए। नाउ ये एग्जिट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न स्टेटस फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। ये क्या करता है कि पेरेंट क्लास को बताता है कि अभी वेट का मेथड कॉल कर लो, क्योंकि एग्जिट इज सॉर्ट ऑफ सिस्टम कॉल जो कि उस चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए होता है। और ये फर्दर आपके पेरेंट क्लास को एक वैल्यू रिटर्न करता है, जिस रिटर्न स्टेट या इन अदर वर्ड्स एक स्टेटस या एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि अब आप वेट का मेथड कॉल कर सकते हैं। नाउ क्योंकि वेट का मेथड कॉल होगा तो पेरेंट प्रोसेस अपनी फंक्शनैलिटी रिज्यूम रखेगा। हमने जो अभी इससे पहले स्टेट डायग्राम पढ़ी है, तो स्टेट डायग्राम में हमने फ्लो देखा है उसका। प्रोसेस रिसोर्सेज आर डीएलोकेटेड। जब आप एग्जिट का फंक्शन कॉल करते हो और एग्जिट के फंक्शन के बाद आपका पेरेंट क्लास अपनी फंक्शनैलिटी को रिज्यूम करने के लिए वेट का मेथड कॉल करता है, तो उससे चाइल्ड प्रोसेस से बेसिकली रिसोर्सेज डीएलोकेट कर दिए जाते हैं। Parent may terminate the execution of child process using the abort system call. आपका parent प्रोसेस जो है वो चाइल्ड प्रोसेस की फंक्शनैलिटी को टर्मिनेट कर सकता है, चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकता है अबॉर्ट सिस्टम कॉल के जरिए। जब वो अबॉर्ट सिस्टम कॉल को यूज करेगा तो मे बी, अब अबॉर्ट किन किन केसेस में यूज किया जा सकता है, बाज़ों का चाइल्ड हैज एक्सीडेड एलोकेटेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज चाइल्ड को दिए गए थे उससे एक्सीड कर गया है वो, तो पेरेंट प्रोसेस बेसिकली अबॉर्ट के सिस्टम कॉल के जरिए उसे टर्मिनेट करवा सकता है। टास्क असाइन टू चाइल्ड इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ऑलरेडी जो टास्क असाइन किए गए थे चाइल्ड प्रोसेस को, अब उनकी जरूरत ही नहीं है पेरेंट को। द पेरेंट इज एग्जिटिंग, पेरेंट खुद ही टर्मिनेट करवाना चाह रहा है अपने आप को। तो पेरेंट प्रोसेस जब खुद टर्मिनेट होगा तो उससे एसोसिएटेड जितने भी चाइल्ड प्रोसेसेस हैं वो अबॉर्ट सिस्टम कॉल के जरिए खुद ही टर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये 3 केसेस हैं जो अबॉर्ट से रेलेवेंट हैं अगर पेरेंट प्रोसेस बेसिकली अबॉर्ट का मेथड या सिस्टम कॉल यूज करता है। प्रोसेस टर्मिनेशन को ही हम डिस्कस करते हैं और उसमें कुछ केसेस ऐसे हैं। सम ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट अलाउ चाइल्ड टू एग्जिट्स इफ इट्स पेरेंट हैज टर्मिनेटेड। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स बाज़ औक़ात चाइल्ड प्रोसेस को एग्जिट्स होने ही नहीं देते और उनके पेरेंट्स इफ इट्स पेरेंट हैज टर्मिनेटेड, पेरेंट टर्मिनेट कर चुके हैं अपने प्रोसेस को लेकिन चाइल्ड प्रोसेस स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं। इफ अ प्रोसेस टर्मिनेट्स देन ऑल इट्स चिल्ड्रन मस्ट आल्सो बी टर्मिनेटेड। याद रखें ये कॉन्ट्राडिक्टरी सॉर्ट ऑफ है कि अगर एक प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट करता है तो उससे एसोसिएटेड जितने भी चिल्ड्रन प्रोसेसेस हैं वो खुद भी, चाहे वो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, चिल्ड्रन प्रोसेसेस हैं, वो सारे के सारे टर्मिनेट हो जाते हैं। The termination is initiated by the operating system. Definitely, the termination of child process is initiated by the operating system. The parent process may wait for termination of a child process by using the wait system call. Parent process basically wait कर रहा होता है child process की termination का by using the wait system call. The call returns status information and the process ID of the terminated process. तो बेसिकली जब पेरेंट प्रोसेस वेट मेथड कॉल करता है तो वेट मेथड उस प्रोसेस से रेलेवेंट कुछ इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न कर रहा होता है कि ये प्रोसेस अब हिस्सा नहीं रहा, प्रोसेस टेबल का भी हिस्सा नहीं रहा,
रैम मेमोरी तो उससे ऑलरेडी डीएलोकेट करवाई जा चुकी है। दो केसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक ज़ॉम्बी प्रोसेस कहलाता है और एक ऑर्फन प्रोसेस कहलाता है। बाज़ औक़ात इफ नो पेरेंट वेटिंग डिड नॉट, अगर पेरेंट की तरफ से वेट फंक्शन को इन्वोक ही ना किया गया, अगर पेरेंट प्रोसेस की तरफ से वेट सिस्टम कॉल को इन्वोक ही ना किया गया, तो आपका चाइल्ड प्रोसेस बेसिकली ज़ॉम्बी बन जाता है। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। सिर्फ आपने इतना जहन में रखना है कि अगर पेरेंट प्रोसेस की तरफ से वेट सिस्टम कॉल को इन्वोक ही ना किया गया, तो आपका चाइल्ड प्रोसेस बेसिकली ज़ॉम्बी बन जाता है। और सेकंड केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऑर्फन प्रोसेस का केस है कि अगर पेरेंट टर्मिनेट कर जाता है विदाउट इन्वोकिंग वेट सिस्टम कॉल, आपका पेरेंट अब टर्मिनेट कर गया है वेट सिस्टम कॉल को इन्वोक किए बगैर, तो वो प्रोसेस ऑर्फन कहलाता है। तो इफ नो पेरेंट वेटिंग, अगर कोई पेरेंट प्रोसेस वेट सिस्टम कॉल को इन्वोक नहीं करता तो वो चाइल्ड प्रोसेस ज़ॉम्बी बन जाता है। अगर पेरेंट टर्मिनेट कर जाता है वेट सिस्टम कॉल को इन्वोक किए बगैर, तो वो प्रोसेस आपका ऑर्फन बन जाता है। अब इन दोनों से रेलेवेंट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ज़ॉम्बी प्रोसेस से रेलेवेंट और ऑर्फन प्रोसेस से रेलेवेंट। अगर आप ज़ॉम्बी प्रोसेस से रेलेवेंट देखेंगे तो इफ नो पेरेंट वेटिंग डिड नॉट इन्वोक वेट, अगर पेरेंट प्रोसेस की तरफ से वेट सिस्टम कॉल को इन्वोक ना किया गया तो वो प्रोसेस ज़ॉम्बी बन जाता है। ये चीज आपने जहन में रखनी है। इफ नो पेरेंट प्रोसेस इज वेटिंग, अगर पेरेंट की तरफ से वेट सिस्टम कॉल को इन्वोक ना किया गया तो अ प्रोसेस कैन बिकम अ ज़ॉम्बी आफ्टर इट टर्मिनेट्स। तो चाइल्ड प्रोसेस अगर एग्जिट को कॉल भी कर ले तो फिर भी वो ज़ॉम्बी प्रोसेस, अब अगर वो ज़ॉम्बी प्रोसेस बन गया तो होता क्या है? If the parent process doesn't call wait or wait process ID, the terminated child remains in a zombie state. Its resources, अब अगर वो child process zombie state में है तो दो चीजें होती हैं, उसकी resources तो already उससे ले ली गई हैं। जब वो terminate हो जाता है child process तो resources उससे ले ली जाती हैं in terms of memory, लेकिन उसकी process table में प्रोसेस आईडी की एंट्री एग्जिस्ट कर रही होती है, क्योंकि आपके पेरेंट प्रोसेस ने वेट के सिस्टम कॉल को यूज नहीं किया, अभी तक इन्वोक नहीं किया, तो ये चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेशन के बगैर भी, यानी इस चाइल्ड प्रोसेस की टर्मिनेशन हो चुकी है लेकिन अब भी इसकी प्रोसेस आईडी की एंट्री आपके प्रोसेस टेबल में रहती है। तो दो चीजें हैं ज़ॉम्बी प्रोसेस से रेलेवेंट जो कि प्रॉब्लमेटिक है। एक तो जब चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट होता है एग्जिट के सिस्टम कॉल को कॉल करके, तो इससे मेमोरी डी एलोकेट, इससे रिसोर्सेज वापस ले लिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि पेरेंट प्रोसेस ने वेट सिस्टम कॉल को इन्वोक नहीं किया तो ये चाइल्ड प्रोसेस ज़ॉम्बी स्टेट में चला जाता है, क्योंकि इससे रेलेवेंट जो प्रोसेस आईडी की एंट्री है वो प्रोसेस टेबल में स्टिल एग्जिस्ट कर रही होती है। तो होपफुली आपको ज़ॉम्बी प्रोसेस का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। सेकेंड प्रोसेस आपके पास है कि अगर इफ पेरेंट टर्मिनेटेड, अगर पेरेंट प्रोसेस ही टर्मिनेट कर गया है विदाउट इन्वोकिंग वेट सिस्टम कॉल को इन्वोक किए बगैर, तो ये प्रोसेस बेसिकली ऑर्फन स्टेट में चला जाता है। व्हेन अ पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट्स विदाउट इन्वोकिंग वेट और वेट प्रोसेस आईडी, इट्स चाइल्ड प्रोसेस बिकम ऑर्फन्ड. Now, in Unix-like operating system, orphan processes are automatically adopted by the, अब ये ऑर्फन प्रोसेस क्यों बने? क्योंकि पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट कर गया और पेरेंट प्रोसेस ने वेट सिस्टम कॉल को इन्वोक ही नहीं किया, तो चाइल्ड प्रोसेस जो कि अपने आप को टर्मिनेट कर चुका है एग्जिट के सिस्टम कॉल के बाद, वो ऑर्फन स्टेट में चला जाता है। अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ऑर्फन प्रोसेसेस होते हैं ये ऑटोमेटिकली आपके इनिट प्रोसेसेस का हिस्सा बन जाते हैं, और जिनकी प्रोसेस आईडी क्या होती है? 1 होती है। Once the init process adopts the orphan process, जब init process आपके orphan process को adopt कर लेते हैं, it assumes the responsibility of calling wait. Now, init process की ये responsibility है कि वो इसके लिए wait के system call को invoke करेंगे। जब init process इसके लिए wait के system call को invoke करेंगे तो इस पर्टिकुलर ऑर्फन प्रोसेस की जो प्रोसेस आईडी की एंट्री प्रोसेस टेबल में पड़ी हुई है वो भी डीएलोकेट करवा दी जाती है, खत्म कर दी जाती है।
This ensures that the orphan processes does not become a zombie. तो जब इनिट प्रोसेस ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि वो इस ऑर्फन प्रोसेस से रेलेवेंट सिस्टम कॉल वेट को इन्वोक करके इसकी प्रोसेस आईडी की एंट्री बेसिकली खत्म करवाएगा प्रोसेस टेबल से, तो इस तरह आपका ऑर्फन प्रोसेस ज़ॉम्बी स्टेट में जाने से बच जाता है। तो होपफुली आपको ज़ॉम्बी प्रोसेस और ऑर्फन प्रोसेस की सिचुएशन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। एंड्रॉयड प्रोसेस से रेलेवेंट अगर हम हायरार्की देखें तो एंड्रॉयड प्रोसेसेस में हमारे पास जो मोबाइल सिस्टम पे प्रोसेसेस रनर हो रहे होते हैं, कुछ फ्रंट एंड पे प्रोसेसेस जिन्हें फोरग्राउंड प्रोसेसेस कहते हैं, कुछ विजिबल होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्प्ले, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसिंग पावर ऑफ दैट मोबाइल डिवाइस। तो ये रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। कुछ सर्विसेज प्रोसेसेस होते हैं जो कि बैक एंड पे बेसिकली रन हो रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज प्रोसेसेस, कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस जिन्हें आप डेमन्स कहते हैं। तो होपफुली इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको प्रोसेसेस से रेलेवेंट जो कंसेप्ट दिए गए हैं उनकी समझ आ गई होगी। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।